हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू अवर चैनल बी स्टडी ऑटिक। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं MPS 004 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और इसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे और फॉलो कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे आपकी जो भी क्वेश्चन क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं। साथ ही आपको सारे अपडेट वहाँ मिलेंगे। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं यूनिट 1 से लेके 12 तक के जो आपके पिछले 6 साल के जो पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्लस जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी। यानी कि हमने आपके जो पिछले 6 साल के क्वेश्चन पेपर हैं उनको यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया है और जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी ऐड कर दिया है। सो आपको तीनों ही पार्ट देखने हैं। आज हम पार्ट 1 में यूनिट 1 से 12 तक कवर करेंगे। पार्ट 2 आएगा जिसमें यूनिट 13 से 21 एंड पार्ट 3 में 22 से 30। ठीक है, सो आपको तीनों ही पार्ट देखने हैं जिससे कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और PYQ हो जाएं। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना जो भी आपकी कॉलेज के ग्रुप्स या फिर आपके फ्रेंड्स हैं। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। बहुत ही आसान भाषा में हम इसको समझेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बेसिकली हम क्यों पढ़ रहे हैं या क्या उसका कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। ठीक है, चलो ये कह रहे हैं, फर्स्ट है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। यानी कि हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं जिससे कि हमें पॉलिटिकल सिस्टम की अच्छे से समझ आए। कैसे, देखो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब है कि हम अलग अलग कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है उसको कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है, एक कंट्री के अंदर डिक्टेटरशिप है, किसी के अंदर एरिस्टोक्रेसी है, पेनार्की है, नियोक्रेसी है ना। बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नेंस होती हैं, राइट। तो जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो फिर यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है उनको, जिससे कि हम पता लगा सके कि कौन सी बेटर है और क्यों डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है या फिर क्यों डिक्टेटरशिप फेल है। ठीक है, so they are saying that comparative politics helps us study and compare how governments work in different countries. It explains why some systems like democracy or dictatorship succeed or fail. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल थियोरीज। ये कह रहे हैं जब हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, बाय कंपेयरिंग कंट्रीज, तो जो स्कॉलर्स हैं वो क्या करते हैं, फिर नई थ्योरीज डेवलप करते हैं। कुल मिला के कंट्रीज को कंपेयर करके स्कॉलर्स ने, थिंकर्स ने नई नई थ्योरीज डेवलप करी जिसमें उन्होंने बताया इंस्टीट्यूशंस के बारे में, कैसे वो काम करते हैं, कैसे अलग अलग देशों के अंदर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, क्या पावर होती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, किसके पास में होती है पावर, और कैसा जो आपका पॉलिटिकल बिहेवियर है वो होता है। ठीक है, इट मेक्स पॉलिटिकल साइंस मोर साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक। जब हम कंपेयर करते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा साइंटिफिक और सिस्टमैटिक बनती हैं। देखो, ये कुछ ऐसा ही है कि जब भी आप मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कार लेनी है, ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि आपका ऐसे फैमिली में सबको बस एक ही कार चाहिए कि बस वही एक गाड़ी चाहिए। हो सकता है कि अलग अलग मेंबर्स की अलग अलग चॉइस हो, या फिर आप खुद एक इंडिविजुअल, आपके दिमाग में भी 2-3 ऑप्शंस हो कि ये या फिर तो ये हम बाय करने वाले हैं, राइट। तो कंपैरिजन क्यों करते हो आप? कंपैरिजन करते हो जिससे कि आप दोनों के फीचर्स, दोनों के काम और सारी चीजें, फंक्शन, स्ट्रक्चर, पार्ट, हर एक चीज को देख पाओ। ठीक है, उसके बाद आप एक बेटर कंक्लूजन पे आ पाओ कि हाँ, ये वाली गाड़ी जो है ये हमारी सारी डिमांड्स को फुलफिल कर रही है, तो हम यही वाली जो कार है उसको परचेज करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है किसके अंदर, आपके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर। यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट्स को जिससे कि हम बेटर निकाल पाए जो भी गवर्नमेंट है ना उसकी फॉर्म को। नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है, हेल्प्स आइडेंटिफाई पैटर्न एंड डिफरेंसेस। जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे हमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस का पता चलता है। यानी कि जो भी सिमिलैरिटीज है अलग अलग गवर्नमेंट में, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जो भी डिफरेंसेस हैं बिटवीन पॉलिटिकल सिस्टम, उनका हमें पता चलता है। जैसे कि इलेक्शंस, जरूरी नहीं है इंडिया में जैसे इलेक्शंस होते हों पूरी दुनिया में ऐसे इलेक्शंस होते हो। जरूरी नहीं है जैसे इंडिया में पार्टीज है वो हर जगह हो, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे यहाँ पे काम कर रहा है वो कहीं और किसी अलग तरीके से। तो क्या पता कि हमारे यहाँ कोई चीज अच्छी हो रही है, बाहर बुरी है, बाहर अच्छी और हमारे यहाँ बुरी, तो हम उसको कंपेयर करके जो बेस्ट है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट यही कह रहा है, फोर्थ पॉइंट कह रहा है, इम्प्रूव्स पॉलिसी मेकिंग। यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर क्या होता है,
जो गवर्नमेंट्स है ना वो दूसरी कंट्री के एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि अच्छा इस वाली कंट्री ने ये वाली पॉलिसी को अडॉप्ट किया था जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रही, लोग भी खुश थे, एनवायरनमेंट भी सही था और सरकार भी सही थी, देश में भी काफ़ी ग्रोथ हुई थी, तो फिर हम भी उस वाली पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकते हैं। और अगर किसी कंट्री ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई हो जिससे बहुत सिचुएशन खराब हो गई हो, स्टेबिलिटी नहीं रही हो, तो हम भी उसको अवॉइड करेंगे कि हम वो मिस्टेक रिपीट ना करें। ठीक है, तो जब हम कंपेयर करते हैं हमें पता चलता है क्या पॉलिसीज हमें सामने वाली से अडॉप्ट करनी है और क्या अवॉइड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल चेंज। ये कह रहे हैं कंपैरेटिव स्टडीज में हमें पता चलता है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसे समय के साथ बदलता रहता है रेवोल्यूशंस और डेमोक्रेटाइजेशन की वजह से। तो देखो जब आप कंपेयर करते हो तो आपको पता चलता है बेटर। फॉर एग्जाम्पल एक देश है जहाँ पे डेमोक्रेसी है और एक जगह डिक्टेटरशिप है, तो जहाँ पे डिक्टेटरशिप है जब उन्हें पता चलेगा कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे लोगों के पास अधिकार है ना, राइट्स हैं, फ्रीडम है, इक्वालिटी है, अपॉर्चुनिटीज है ना, और लोग ग्रो कर रहे हैं, तो जो वो दूसरी कंट्री ना जहाँ पे डिक्टेटरशिप है तो वहां पे भी फिर लोग क्या करेंगे, लोग प्रोटेस्ट करेंगे, आवाज उठाएंगे, स्ट्राइक करेंगे कि हमें भी भाई डेमोक्रेसी चाहिए, हमें भी फ्रीडम, इक्वालिटी, राइट, अपॉर्चुनिटीज चाहिए। तो फिर रेवोल्यूशन होगा या डेमोक्रेटाइजेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमोट्स क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जब आप ऑब्वियसली बातें कंपेयर कर रहे हो यानी कि आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपको अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग कल्चर और अलग अलग पॉलिटिकल ट्रेडिशंस के बारे में पता चल रहा है। नेक्स्ट है एनकरेजेस इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड टॉलरेंस, यानी कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन को भी एनकरेज करता है। नेक्स्ट है फाउंडेशन फॉर मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स प्रोवाइड्स द बेस फॉर स्टडिंग टॉपिक। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आपको एक बेस बना के दे देता है जहाँ पे फिर आप डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हो, उसके अलग अलग एक्सपेक्ट के बारे में पढ़ते हो, है ना, गवर्नेंस के बारे में पढ़ते हो और पब्लिक पॉलिसी के बारे में पढ़ते हो। ये क्वेश्चन मोस्टली आपका क्वेश्चन नंबर 1 या 2 पे आता ही आता है, मतलब अब तक तो आया है। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट नोट ऑन डेविड ईस्टर्न्स जनरल सिस्टम थ्योरी या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बहुत सारे बच्चों को ये बहुत मुश्किल भी लगता है, बट मैं कोशिश करूंगी बहुत आसान भाषा में समझाऊं। ठीक है, देखो रीड करने से पहले समझो कुछ। देखो इमेजिन करो कि एक बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स के ऊपर एक चिट डली हुई है और उस पर लिखा हुआ है पॉलिसी मेकर्स, लॉ मेकर्स, डिसीजन मेकर्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ये ठीक है। उसके लेफ्ट में एक स्लिप डालने के लिए जगह है और राइट में स्लिप को निकालने के लिए एक जगह है। ठीक है, तो अब कुछ ऐसा देखो कि वो जो बॉक्स है जिसके अंदर गवर्नमेंट बैठी है, पॉलिसी मेकर्स बैठे हैं, डिसीजन मेकर्स बैठे हैं, लॉ मेकर्स बैठे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमने एक पेपर पे हमारी डिमांड्स लिखी। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे विमेन सेफ्टी को लेके इंडिया में स्पेशल राइट्स हैं, ऐसे मेंस की सेफ्टी को लेके भी इंडिया में स्पेशल राइट्स होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेंस के अगेंस्ट भी जो क्राइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हमने ये डिमांड लिखी और हमने ये डिमांड लिख के इनपुट कर दी उस बॉक्स के अंदर। बॉक्स के अंदर कौन था, पॉलिसी मेकर्स, डिसीजन मेकर्स और गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस। अब इन्होंने आपस में मीटिंग करी, डिस्कशन हुआ, डिबेट हुई, सारी चीजें हुई, फिर इन्होंने आउटपुट दिया। आउटपुट में जो हमने डिमांड लिखी थी उसके नीचे इन्होंने कोई पॉलिसी बना दी या फिर कोई लॉ बना दिया, कोई एक्ट बना दिया, कुछ अमेंडमेंट कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा राइट्स दे दिए, पनिशमेंट्स दे दी, जो भी है इन्होंने वो हमें आउटपुट दे दिया। ठीक है, इतना समझ आया। अब फीडबैक, यानी कि अब हमने वो पर्ची वापस ले ली। ठीक है, अब हम फीडबैक देंगे कि हाँ हम इससे खुश हैं या नहीं है। तो बस इसमें यही है कि ऐसे ही एक बॉक्स जो है वो गवर्नमेंट है, वो लॉ मेकर, पॉलिसी मेकर है। हम पहले लेफ्ट से गए, हमने अपनी डिमांड रखी और वो उस बॉक्स के अंदर डाल दी, फिर डिबेट डिस्कशन हुए, फिर एक पॉलिसी बन के बाहर आई, फिर हमने उसके ऊपर फीडबैक दिया, अच्छी लगी तो उसको सपोर्ट किया, नहीं लगी तो प्रोटेस्ट किया। ठीक है, ऐसा आप एक फ्लो चार्ट भी बना के आ जाओगे ना इस आंसर के शुरुआत में, तो बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे जो भी आपका कॉपी चेक करने वाले हैं, जो भी सर मैम होंगे। ठीक है, चलो अब हम इसको रीड कर लेते हैं। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं आपको खुद से वो फ्लो चार्ट बना के दूं, जो कि मैंने एक बार 2 साल पहले बच्चों को दिया था टेलीग्राम पे, एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था, तो फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना फ्लो चार्ट के लिए। ठीक है, चलो मेन आइडिया क्या था। सो डेविड ईस्टन एक्सप्लेन पॉलिटिक्स एज अ सिस्टम जस्ट लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि डेविड ईस्टन बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है, यानी कि जैसे हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो मिलके एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं, हमें बनाते हैं, और हर एक पार्ट बहुत जरूरी है, कुछ ऐसे ही
पॉलिटिकल सिस्टम में भी हर पार्ट जुड़ा हुआ है और एक दूसरे की बहुत हेल्प करता है, राइट? पॉलिटिकल सिस्टम, a political system is made up of institutions, group and process that make and implement public decision. political system एक institution है, group है या फिर आप process बोल लो जहाँ पे public decisions लिए जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगेन जो अभी मैं आपको बताया था आपको उसको याद करना है बस। इनपुट क्या है? इनपुट है हमारी डिमांड या फिर हमारा सपोर्ट, हमारे ओपिनियन, प्रोटेस्ट, वोट, जो कि हम क्या कर रहे हैं उस बॉक्स के अंदर डाल रहे हैं। आउटपुट का निकल के आ रहा है गवर्नमेंट का डिसीजन, लॉ या पॉलिसी, ठीक है, इनपुट के रिस्पॉन्स में। फिर क्या हो रहा है? फीडबैक, यानी कि अगर हमें वो पॉलिसी अच्छी लग रही है, वो जो भी डिसीजन गवर्नमेंट का है वो अच्छा लग रहा है तो हम सपोर्ट कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव, वरना हम नेगेटिव रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि उसके खिलाफ कुछ धरना प्रदर्शन या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है? समझ आ गया ये? अगला है एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट क्या है? ये कह रहे हैं हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना वो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। द पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट विद इन एन एनवायरनमेंट। सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर, इंटरनेशनल फैक्टर हर एक चीज पे अफेक्ट डालता है। नेक्स्ट है डायनामिक एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो ऐसे चलता रहता है, हम इसे बार बार कोई ना कोई जाता रहता है, नई डिमांड्स रखते रहते हैं कि एनिमल्स के लिए कुछ लॉ पॉलिसी कुछ बनाओ, एनवायरनमेंट के लिए बनाओ, या रिवर्स के लिए बनाओ, विमेंस के लिए, मेंस के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, एजुकेशन के लिए, है ना? ऐसे हम हमेशा बस डिमांड इनपुट करते रहते हैं, सरकार उसके ऊपर काम करती रहती है, फिर सरकार हमें कोई डिसीजन, पॉलिसी, लॉ वगैरह बना के दे देते हैं, फिर हम उसका फीडबैक देते हैं, फिर कोई नई डिमांड उठती है। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये ऐसे चलता ही रहता है, नई चीज हम अडप्ट करते रहते हैं, पुरानी चीजों को हम चेंज करते रहते हैं। इंपॉर्टेंस यही है, इस तरह हमें समझाना चाहते हैं कि कैसे जो गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है पब्लिक डिमांड्स के ऊपर, जिससे कि समाज में स्टेबिलिटी बनी रहे। अगर इसी प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है, अगर आपने इमेजिन किया है, ऐसे ही काम चलता रहा, लोग डिमांड करते रहे, सरकार उसके ऊपर फैसले लेती गई, तो क्या होगा? स्टेबिलिटी रहेगी, है ना? क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जामिन द मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म विद रेफरेंस टू गैब्रियल आर्मिन्स आइडियाज। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इजी। जो अभी हमने पढ़ा था ना ये कुछ वैसा ही है, बट यहाँ पे ये हमें ध्यान देना है जो इसकी हेडिंग है स्ट्रक्चरल, यानी अगेन स्ट्रक्चर की बात हुई थी कि छोटे छोटे पार्ट्स ने मिलकर एक स्ट्रक्चर को बनाया है, और तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उसी स्ट्रक्चर के फंक्शन के बारे में कि कैसे वो फंक्शन करता है, ठीक है? गैब्रियल आर्मेंड एक्सप्लेन दैट एवरी पॉलिटिकल सिस्टम हैज स्ट्रक्चर। गैब्रियल आर्मेंड बोलते हैं कि भाई कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, स्ट्रक्चर सबके पास होता है, इंस्टीट्यूशन सबके पास होते हैं, दैट परफॉर्म फंक्शन, जो कि फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं, परफॉर्म करते हैं, टू कीप द सिस्टम वर्किंग, जिससे कि जो सिस्टम है वो चलता रहे। जस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ अ बॉडी वर्क टुगेदर, पार्ट्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वर्क टुगेदर टू। ये कह रहे हैं जैसे हमारे शरीर के जो अंग है वो एक साथ काम करते हैं, कुछ इसी प्रकार जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें सब एक साथ काम करते हैं। अब एक एग्जांपल और ले लो, जब मान लो इलेक्शन नहीं, वोटिंग डे जो होता है जिसमें हम सब वोट करते हैं, तो वहां पे जब हम एंटर करते हैं रूम के अंदर, सबसे पहले जो हमारी स्लिप होती है उसको चेक किया जाता है ना? फिर वोटिंग लिस्ट में नाम देखा जाता है, फोटो, नाम और सारी चीजें। उसके बाद फिर आधार कार्ड देखते हैं, फिर ऐसे फिंगर पे वो इंक लगाते हैं, है ना, हाथ पे हमारे। उसके बाद हम वोट डाल के आते हैं। तो सोचो अगर उसमें जो हमारी आइडेंटिटी वेरीफाई कर रहे हैं, अगर वो मिस हो जाए तो क्या सही हो पाएगा? पूरा प्रोसेस स्मूथली चल पाएगा? नहीं। क्या फेयर होगा? नहीं। ऐसे ही अगर बिना स्लिप के सबको ही ऐसे कि आओ भाई हाँ हाथ रंगवाओ और चलो वोट कर दो, तो वो भी फेयर नहीं है ना? ऐसे ही हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं वो सब मिलके काम करते हैं, ठीक है? तो ये हमें वही समझाना चाह रहे हैं कि फंक्शन ऐसे ही किया जाता है। स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आ गए? इंस्टीट्यूशंस आ गए, ऑर्गेनाइजेशंस आ गए, जैसे कि पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टी और कोर्ट्स, ये सब स्ट्रक्चर है, ठीक है? नेक्स्ट है, अब इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन है इनकी वो एक्टिविटीज जो ये परफॉर्म करते हैं जिससे कि समाज में स्टेबिलिटी बनी रहे और जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो स्मूथली रन कर पाए। एग्जाम्पल है लॉ बनाना, पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना, और जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करना, जो भी मसले हैं उनको हल करना। नेक्स्ट है ऑल पॉलिटिकल सिस्टम हैव कॉमन फंक्शन। तो आमन बोलते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम है, मॉडर्न हो चाहे ट्रेडिशनल हो, सबके कुछ ना कुछ बेसिक फंक्शन है। यानी आप कितना ही पूरी दुनिया भर को कंपेयर कर लो, बट कुछ चीजें बहुत ही कॉमन मिलेंगी, ठीक है? भले वो देश डेवलप्ड हो, अंडर डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, एजुकेशन, हेल्थ,
और एम्प्लॉयमेंट, ये चीजें हर जगह ही जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट रखी जाती हैं, ठीक है। तो पहला कह रहे हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, यानी लोगों को वैल्यूज और कल्चर के बारे में सिखाना, ये कॉमन फंक्शन है जो हर पॉलिटिकल सिस्टम प्ले कर रहा है। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, यानी कि लोग अपनी नीड्स और डिमांड्स को एक्सप्रेस करते हैं हर सिस्टम के अंदर। इंटरेस्ट एग्रीगेशन, यानी कि यहाँ पे आप डिमांड्स को कंबाइन करते हो पॉलिसी और पार्टी प्रोग्राम्स के साथ। रूल मेकिंग, जहाँ पे लॉज और पॉलिसीज बनाए जाते हैं। रूल एप्लीकेशन, जहाँ पे उन लॉज को, उन कानूनों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और रूल एडजुडिकेशन, जहाँ पे जो डिस्प्यूट्स हैं अंडर द लॉ उनको सेटल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फोकस ऑन बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि जो आमन की जो अप्रोच है, इसमें हम सिर्फ इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं ये नहीं पढ़ रहे, वो जो इंस्टीट्यूशन जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो क्या फंक्शन कर रहे हैं, वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, वो क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव यूज, इनकी जो थ्योरी है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, गैब्रियल आर्मिन के अकॉर्डिंग हर पॉलिटिकल सिस्टम में डिमांड्स और रूल्स और लॉज पॉलिसीज ये सब होते हैं, बट कौन सी बेटर है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, डेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक दो कंट्रीज के एग्जांपल को लेके और फिर वहां पे देखेंगे कौन सी कंट्री के अंदर बेटर पॉलिसीज हैं, बेटर लॉ है, या फिर स्टेबिलिटी है, पीस है या ग्रोथ है, ये सारी चीजें, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, इट मेड पॉलिटिकल सिस्टम अगेन मोर साइंटिफिक सिस्टमैटिक बनाते हैं ये इसको, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन को लिंक कर रहे हैं कि सिर्फ इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करना इनफ नहीं है, उनका फंक्शन करना भी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न स्टेट, एंड बी है मार्क्सियन थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा यहीं पे क्लियर कर देना चाहती हूँ, ए हमने पढ़ा हुआ है कि गांधी जी मॉडर्न स्टेट के बिल्कुल खिलाफ थे, वो डिसेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट करते थे, स्वराज को सपोर्ट करते थे, है ना, और सेल्फ रूल और स्वदेशी इन सबको। और सेकंड में हम ये पढ़ेंगे कि जो कार्ल मार्क्स है वो कैसे कैपिटलिज्म को उठा फेंकने की बात करते हैं और सोशलिज्म को स्थापित करने की बात करते हैं, जहाँ पे रिच और पुअर का गैप खत्म होगा, ठीक है। चलो, फर्स्ट है गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न स्टेट। तो जो गांधी जी थे वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे पावरफुल मॉडर्न स्टेट्स को। उनका मानना था कि जो मॉडर्न स्टेट्स है दे आर टू बिग, टू कंट्रोलिंग एंड रिड्यूस पीपल्स फ्रीडम, की जो पावरफुल मॉडर्न स्टेट्स है वहां पे एक इंडिविजुअल के पास कोई फ्रीडम नहीं है, एक इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल भी आजादी और इक्वालिटी वगैरह यहाँ पे नहीं है। सो गांधी ट्रस्टेड पीपल मोर देन द गवर्नमेंट, गांधी का मानना है कि गवर्नमेंट से ज्यादा लोगों के ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं। एंड ही फेल्ट दैट सोसाइटी शुड बी रन बाय पीपल्स मॉरल वैल्यूज, नॉट बाय द स्ट्रिक्ट लॉज और फोर्स। गांधी जी के अकॉर्डिंग जो समाज है उसको चलाना चाहिए, सोसाइटी को रन करना चाहिए मॉरल वैल्यूज, लोगों की जो मॉरल वैल्यूज है ना उनके बेस पे, ना कि स्ट्रिक्ट लॉज बना के या फोर्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। नेक्स्ट है आइडिया ऑफ स्वराज, यानी कि सेल्फ रूल, यानी कि इनका मानना है ट्रू सेल्फ रूल मीन्स इंडिविजुअल्स कंट्रोल देयर ओन लाइफ विद डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट जस्ट हैविंग अ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का होना सेल्फ रूल नहीं होता है ना। ट्रू सेल्फ रूल का मतलब होता है जब एक इंडिविजुअल बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपनी लाइफ की और बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से अपनी लाइफ जीता है। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी गांधी जी का कहना था कि जो बड़ी जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि पावर का बंटवारा होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए विलेजेस के बीच में, यानी कि जो विलेजेस हैं उनको ये बहुत मानते थे, तो इनका ऐसा मानना था कि जो विलेजेस हैं उनके पास ज्यादा पावर होनी चाहिए और वो खुद से अपने आप को रन कर सके, ना कि दिल्ली में बैठ के कोई एक सरकार पूरे देश को चलाए, ठीक है। विलेज रिपब्लिक, गांधी इमेजिन इंडिया एज अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस। गांधी इंडिया को देखते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे जो विलेजेस हैं वो उनका नेटवर्क है, मतलब बेसिकली इंडिया छोटे छोटे सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस का, जहाँ पे कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, बिल्कुल बहुत ज्यादा कॉपरेशन है, लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं और बहुत ही सिंपल लिविंग है, ठीक है, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी भी नहीं है। नेक्स्ट है नॉन वायलेंस, अहिंसा एंड ट्रुथ सत्या। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गांधी जी मानते थे अहिंसा के अंदर, यानी कि पीसफुल मेथड्स के अंदर फोर्स को वो अवॉइड करते थे और पीस और हार्मनी को वो एनकरेज करने की बात करते थे। नेक्स्ट है मिनिमल स्टेट, इट मीन्स गांधी वांटेड द गवर्नमेंट टू इंटरफेयर लेस इन पीपल्स लाइफ, पीपल शुड सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स देमसेल्व्स, यानी कि जो लोग हैं वो अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, सरकार को जरूरत नहीं है कि वो हर किसी के
मैटर में इंटरफेयर करें, ठीक है। अगेंस्ट इंडस्ट्रियल मटीरियलिस्टिक मॉडर्न स्टेट, गांधी क्रिटिसाइज करते हैं मॉडर्न स्टेट को जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं और बहुत ज्यादा उनकी वजह से फिर कंपटीशन होता है और ग्रीड लोगों के मन में लालच आता है, जिसकी वजह से ह्यूमन वैल्यूज को बहुत हार्म पहुंचाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बी यानी कि मार्क्सियन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। देखो बहुत सिंपल सा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं और मैं आपको फिर से बता रही हूँ, कार्ल मार्क्स ने एक ही बात कही है और पूरी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको वो एक ही चीज उसमें लिखनी है, थोड़ी सी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। कार्ल मार्क्स का मानना था कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मान लो एक फैक्ट्री है, उसका जो मालिक है जो कि रिच है, जो कि अमीर है, वो अपने फायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए जो वहां पे पुअर लोग हैं, गरीब है, यानी उस फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर और वर्कर्स, उनको एक्सप्लॉइट करता है, उनको प्रॉपर वेजेस नहीं देता है, बहुत लंबे टाइम तक उनसे काम करवाता है और ऐसी प्रॉपर सैनिटेशन या फिर मेडिकल कंडीशंस भी नहीं होती हैं, कुछ है ना ढंग की, मतलब चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं, राइट। तो कुल मिला के कार्ल मार्क्स चाहते थे कि दुनिया भर के जो लेबर है वो एक साथ इकट्ठे हों, कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद, जहाँ पे अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं अपने फायदे के लिए, उस कैपिटलिज्म को, उस पूंजीवाद को वो सब लेबर मिलके उठा फेंके क्यों? क्योंकि कार्ल मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मानते थे ग्रेजुअल चेंजेस यानी कि स्टेप बाय स्टेप चेंज में, उनका मानना था रेवोल्यूशन ही सही है, सीधा लेबर्स आओ, आवाज उठाओ, कैपिटलिज्म को उठा फेंको, जिससे कि रिच और पुअर का गैप खत्म होगा और क्या आएगी, फेयरनेस आएगी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा बिटवीन पब्लिक, राइट। अभी कह रहे हैं द मार्क्सियन थ्योरी गिवन बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स explains that the state is not a natural but was created at a particular stage in history। ये कह रहे स्टेट नेचुरल नहीं है, जब रिच और पुअर का गैप शुरू हुआ था तब से स्टेट बन गया था। सो अकॉर्डिंग टू मार्क्स द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज सोसाइटी बिकेम डिवाइडेड इनटू टू क्लास, अ रिच क्लास एंड अ पुअर क्लास। तो ये कह रहे हैं जब क्लास कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जब अमीर और गरीब के बीच में गैप हुआ, वहां से स्टेट निकल के आया है। स्टेट उसका प्रोडक्ट है, ना कि कोई नेचुरल नीड है, ठीक है। अब कौन कौन सी दो क्लास है? पहली तो ओनर ऑफ प्रॉपर्टी जो मालिक है, और दूसरा जो नॉन ओनर्स है यानी कि जो वर्कर्स, जो लेबर्स हैं। मालिक ऑब्वियसली बात है अमीर होगा जो कि एक्सप्लॉइट करेगा अपने फायदे के लिए वर्कर्स को, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहे हैं स्टेट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग क्लास। ये कह रहे हैं मार्क्स का ये मानना है कि जो स्टेट है वो बनाया इसलिए गया है कि वो पावरफुल इकोनॉमिक क्लास को यानी कि अमीरों को सर्व करे, उनके फायदे के लिए काम करे, लॉज पॉलिसीज ये सब बनाए, और इक्वालिटी तो फिर भूल ही जाओ। नेक्स्ट ये कह रहे हैं डिड नॉट एग्जिस्ट इन प्रिमिटिव सोसाइटी। ये कह रहे हैं अर्ली ह्यूमन सोसाइटी में ना कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई कंपटीशन नहीं था, कोई ग्रीड नहीं थी, यानी कोई क्लास ही नहीं थी, कोई अमीर गरीब का कोई गैप नहीं, सब एक साथ एकदम मजे में रह रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे और सब। नेक्स्ट है ओरिजिनल लिंक टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि ये कह रहे हैं कि जब से लोगों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी रखना, लैंड ओन करना, वेल्थ ओन करना शुरू करा है, तब से ये डिफरेंस ग्रू हुआ है बिटवीन रिच एंड पुअर्स, जिसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा है, और वहीं पे फिर जरूरत पड़ी स्टेट की जो कि ऑर्डर को मेंटेन कर सके, ठीक है। ये कहते हैं स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन। ये कहते हैं कि जो रूलिंग क्लास है वो स्टेट का इस्तेमाल करती है ऐसे लॉज और ऐसी पॉलिसीज, ऐसी पुलिस और कोर्ट को वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वर्किंग क्लास को वो कंट्रोल में रख सकें और अपना ज्यादा से ज्यादा जो वेल्थ है उसको प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। स्टेट विल डिसअपियर इन फ्यूचर। इनका मानना है कि जिस दिन सोशलिज्म आ गया, कैपिटलिज्म खत्म हो गया, उस दिन क्लास डिवीजन भी एंड हो जाएगा, हमारी सोसाइटी क्लासलेस सोसाइटी होगी, कोई रिच पुअर का गैप नहीं होगा, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, सब इक्वल होंगे, कम्युनिस्ट सोसाइटी बन जाएगी और उसके बाद स्टेट की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, describe the characteristics features of civil society and its relation with state। again very important question, सिविल सोसाइटी क्या है और स्टेट के साथ उसका क्या रिश्ता है। देखो अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविल सोसाइटी। पहला है वॉलंटरी ग्रुप्स, यानी सिविल सोसाइटी इज मेड अप ऑफ ग्रुप्स दैट पीपल ज्वाइन बाय चॉइस। यानी सिविल सोसाइटी का मतलब है ऐसे ग्रुप्स जो लोग अपनी मर्जी से ज्वाइन करते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। इसमें क्या क्या है, एनजीओ, क्लब, यूनियंस और एसोसिएशंस। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को लेके मैं कंसर्न हूँ तो फिर मैं ऐसे क्लब्स और एनजीओस को ज्वाइन करूंगी जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर मैं
एनिमल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ या मैन काइंड से, ह्यूमन से, कि भाई ह्यूमंस के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, गलत है ना, या फिर मेन्स या फिर वेमेन्स या अगेन एनवायरनमेंट, एनिमल्स, रिवर्स, माउंटेन्स, ये सभी चीज़ें। तो फिर मैं उसके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी यूनियन, एसोसिएशन, एनजीओ, क्लब है उसको मैं वॉलंटरली क्या करूँगी, ज्वाइन कर लूँगी, ठीक है। इंडिपेंडेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी कि जो ग्रुप्स होते हैं इनको स्टेट कंट्रोल नहीं करता है, ये अपने हिसाब से काम करते हैं, दे वर्क ऑन देयर own and not controlled by the state. Next is works for public good. जो सिविल सोसाइटी है tries to help people, ये लोगों की हेल्प करती है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं और साथ ही सोशल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। एक ब्रिज मान लो कि जो भी वॉइसलेस लोग हैं ना, जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते, जैसे अभी जो डॉग वाला मैटर चल रहा है इंडिया के अंदर, सी मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर भगवान ने उनको बेजुबान बनाया है तो शायद ये सोच के बनाया होगा कि ये जो इंसानों को मैं ये हाथ पैर जबान ये सब दे रहा हूँ, है ना, दिमाग दे रहा हूँ, ये थोड़ा इनके लिए कुछ करे। बट ह्यूमंस सिर्फ अपने फायदे के लिए ना उन वॉइसलेस रिवर की सुनते हैं, उनके लिए कुछ आवाज उठाते हैं, ना एनिमल्स के लिए, ना एनवायरमेंट के लिए, ना ट्रीज के लिए, किसी भी चीज के लिए नहीं, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिज बिटवीन पीपल एंड द स्टेट। ये कह रहे हैं इट हेल्प्स पीपल एक्सप्रेस देयर नीड्स, डिमांड्स एंड कंसर्न्स टू द गवर्नमेंट, यानी कि कह रहे हैं अगेन वही कि ये ब्रिज का काम कर रहे हैं, जो भी वॉइसलेस है ना उन सबके नीड्स, डिमांड्स को, कंसर्न्स को, ये सब गवर्नमेंट तक लेकर जाते हैं। और कहीं ना कहीं देखो तो मान लो अगर आज के टाइम पे अगर मैं गौ माता का एग्जाम्पल ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, है ना, काउस का एग्जाम्पल ले लूँ, तो अगर सिर्फ मैं जाके एक पोस्टर पे लिख के कि भाई सेव काओ, है ना, और ऐसे बचाओ उनको और ऐसे सब करो, तो आपको पता है कुछ नहीं होगा। हद से हद कोई वीडियो बना लेगा और शायद वो वायरल हो जाएगी, लोग हैशटैग करके ऑनलाइन सपोर्ट दिखा देंगे, और क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बट अगर मैं किसी एनजीओ, कोई बहुत बड़ा एनजीओ जिसके पास अच्छा खासा पॉलिटिकल सपोर्ट है या पावर है, जो भी है, उनकी हेल्प लेती हूँ, तो शायद एक बार को उस चीज को फिर बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं डिस्कस किया जाए। तो इसलिए सिविल सोसाइटी बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाती है, अगर 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 तरीके से काम करे तो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोट्स वैल्यू। सिविल सोसाइटी कॉपरेशन, टॉलरेंस, जस्टिस, इक्वालिटी, इन सभी वैल्यूज को स्प्रेड करने का काम करती है। साथ ही लोगों के बीच में पार्टिसिपेशन को भी एनकरेज करती है। इट हेल्प्स पीपल टेक पार्ट इन पब्लिक लाइफ, डिबेट एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सिविल सोसाइटी एंड स्टेट, यानी कि पहला है सपोर्टिव रिलेशनशिप। सिविल सोसाइटी स्टेट को हेल्प करते हैं कि भाई जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स हैं आप इनको सॉल्व करो, ये हम आपको आइडिया दे रहे हैं या फिर ये हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है वॉच डॉग रोल, कि जो गवर्नमेंट है वो क्या एक्शन ले रही है, वो अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रही, वो अनफेयर तो नहीं कर रही, बहुत ज्यादा करप्शन तो नहीं कर रही, ये एज अ वॉच डॉग काम करते हैं, नजर रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वॉइस फॉर सिटीजन्स। सिविल सोसाइटी सरकार को बताती है कि भाई लोगों को ये चाहिए, इस चीज के लिए राइट्स बनाओ, है ना, या फिर ये लोगों को नहीं चाहिए, राइट। तो साथ ही साथ में क्या करते हैं, लोगों के आप कह दो वकील के तौर पे काम करते हैं, है ना। नेक्स्ट है समटाइम्स क्रिटिकल, यानी कि व्हेन द स्टेट मेक्स मिस्टेक्स और एक्ट इन अनफेयरली, जब जो स्टेट है वो मिस्टेक करती है या फिर अनफेयर एक्ट करते हैं, तब सिविल सोसाइटी उनको क्रिटिसाइज करते हैं और चेंज के लिए डिमांड करते हैं। वर्क्स टुगेदर फॉर डेवलपमेंट, सिविल सोसाइटी और स्टेट कभी कभी एक साथ भी काम कर लेते हैं, कॉपरेट भी कर लेते हैं, जब इनको एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंट, वेलफेयर के लिए काम करना होता है। और इसका एग्जाम्पल मैं पहले आपको दे चुकी हूँ। कोविड के टाइम पे ये जो वॉलंटियर्स थे ये बहुत ज़्यादा जो थे वो सरकार के साथ जुड़ के काम कर रहे थे। देखो सरकार ने तो जो डिस्पेंसरीज होती हैं आपके आसपास वहां पर दवाइयाँ पहुंचा दी, सबके लिए फ्री में अवेलेबल करा दी, है ना, जो विटामिन सी और आयरन की टैबलेट्स और कफ सिरप वगैरह थे। बट अब उनको आपके घर तक कौन लाएगा, सरकारी अधिकारी तो आएंगे नहीं। तो ये जो आंगनवाड़ी होती हैं या फिर ये जो यूथ है आजकल का, है ना, या फिर वो लोग जो चैरिटी में बिलीव करते हैं, उन्होंने क्या करा, ऐसे मास्क वास्क पहन के, ग्लव्स ग्लव्स पहन के, ऐसे पूरे पैक होके उन्होंने लोगों के घरों तक वो दवाइयाँ पहुंचाई हैं, ठीक है, मैंने खुद देखी है आसपास, राइट। सो हाँ ये कॉपरेट भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पावर। सिविल सोसाइटी प्रिवेंट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल और कंट्रोलिंग। सिविल सोसाइटी अगेन वॉचडॉग का काम कर रहे हैं, एक्शंस को गवर्नमेंट के भी मॉनिटर कर रहे हैं, तो फिर बहुत ज्यादा पावरफुल और कंट्रोलिंग होने से भी सरकार को रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन स्टेट सॉवरेनिटी, यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से संप्रभुता के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है।
फर्स्ट है रिड्यूस कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, यानी कि कह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन है जैसे कि हम चाहते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है, जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है गुड्स का, पीपल का, सर्विसेज का, अक्रॉस कंट्रीज, अक्रॉस बॉर्डर्स, है ना, डिपेंडेंसी बढ़ती है, राइट। सो ये कह रहे हैं फर्स्ट है रिड्यूस कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, यानी कि ग्लोबलाइजेशन ने मार्केट्स को इतना ज्यादा ओपन कर दिया है, फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को भी इतना ज्यादा ओपन कर दिया है कि अब जो स्टेट है उनका पूरा कंट्रोल नहीं है उनके मार्केट और इंडस्ट्रीज के ऊपर। दिस रिड्यूसेस द स्टेट्स फुल कंट्रोल ओवर इट्स ओन मार्केट्स एंड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है पावर शिफ्ट्स टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये काफी इन्फ्लुएंस करते हैं कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज को, जिसकी वजह से स्टेट मस्ट फॉलो ग्लोबल रूल्स। जो ग्लोबल सेट ऑफ रूल्स हैं उनको स्टेट्स को फॉलो करना पड़ता है, सो देयर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग बिकम लिमिटेड। तो अब वो जो ऐसे इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहे थे अब वो नहीं ले पाते, क्योंकि उनको बाकी भी जो रूल्स वगैरह है उनको देखना पड़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, यानी कि MNCs। अभी कह रहे हैं कि जो बिग ग्लोबल कंपनीज होती हैं, जो बड़ी ग्लोबल कंपनीज होती हैं, दे ऑपरेट अक्रॉस मेनी कंट्रीज, ठीक है, जिसकी वजह से जॉब, प्राइसेस, मार्केट, ये सभी चीज़ों को अफेक्ट करते हैं, जिससे कि अगेन एक कंट्री का पूरा कंट्रोल नहीं रहता है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके घर के आसपास आपने कहीं देखा होगा, अगर आप गुरुग्राम, नोएडा या इधर कहीं रहते हो, दिल्ली NCR में रहते हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बहुत पब्लिक है जो MNC में काम कर रही है, बट क्या उस MNC की वर्किंग में जो भी उनका है पूरा प्रोसीजर, प्रोसेस जो भी कह लो, क्या स्टेट उसमें इंटरफेयर कर सकती है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई वो बाहर की कंपनी है, वो पहले से कुछ रूल्स रेगुलेशन, को सेट ऑफ रूल्स आपके सामने लेकर आई है और आपने उनके साथ मिलकर उसके ऊपर काम किया, तो बाद में आप इसे इंटरफेयर नहीं कर सकते, है ना। सो ये भी है। नेक्स्ट इंक्रीज इंटरडिपेंडेंस, यानी कि अब कंट्रीज बहुत ज्यादा डिपेंड है दूसरे देशों के ऊपर, ट्रेड के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, रिसोर्सेज के लिए, यानी कि अब कोई भी स्टेट ऐसे कंप्लीटली अलोन नहीं है कि मैं अकेले अपने देश को चांद पे ले जाऊं, है ना। अगला है कल्चरल इन्फ्लुएंस रिड्यूस स्टेट कंट्रोल, यानी कि मूवीज, मीडिया, फैशन, आइडिया, ये दूसरे देशों से इतना क्विकली स्प्रेड हो रहे हैं, आ रहे हैं यहाँ पे, स्टेट पूरे तरीके से इन पे कंट्रोल नहीं कर सकता। स्टेट्स कैन नॉट फुली कंट्रोल कल्चर और इंफॉर्मेशन फ्लो। देखो, मैं ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को टारगेट भी नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को ब्लेम भी नहीं दे रही हूँ, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो इसको एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट की तरह एग्जाम्पल ही लेना, ठीक है। आजकल मैंने बहुत देखा है कि लोग मैगी को छोड़ के कोरियन नूडल्स खा रहे हैं, ठीक है, अपना अपना टेस्ट है, तो कहीं ना कहीं ये बाहर का ही कल्चर आया है ना, है ना। और इसके अलावा बात करूं तो ये K ड्रामास है ना, या फिर ये जो BTS के फैंस हैं, के ब्यूटी है, तो ये के ब्यूटी, के ड्रामास, ये सब कोरियन के नूडल्स, ये सब बहुत ज्यादा चल रहा है ना। क्या सरकार पूरी तरीके से इसके ऊपर रोक लगा सकती है? नहीं लगा सकती। ग्लोबलाइजेशन है तो नहीं लगा सकती। इसके अलावा अभी जो अटैक हुआ था ये पहलगाम वाला, ठीक है, और फिर रिटालिएट करा, जो भी चीजें थी वो बहुत सारे, मैंने सुना था कि जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं, इंडिया में बहुत ज्यादा पाकिस्तानी ड्रामा देख रही है पब्लिक, है ना, तो उन सबको बैन कर दिया गया। बट उसके बाद हमने क्या देखा, अगले ही दिन या दूसरे तीसरे दिन ही नए नए चैनल बन गए और वो ड्रामास अभी भी इंडिया में बढ़िया चल रहे हैं, पब्लिक देख रही है, मिलियंस में जा रहे हैं, है ना। काफी सारी न्यूज भी आई है कि ये कैसा कंट्रोल था गवर्नमेंट का कि एक दिन में सब बैन कर दिया, अगले दिन से फिर वो सारी चीजें शुरू हो गई, ठीक है। तो कुल मिला के आज के टाइम पे एक स्टेट पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता, है ना, इंफॉर्मेशन फ्लो को, ठीक है। अगला है राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। ये कह रहे हैं NGO, ग्लोबल मूवमेंट्स, इंटरनेशनल नेटवर्क्स अभी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। दे इन्फ्लुएंस पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, रिड्यूसिंग द स्टेट्स मोनोपोली ओवर डिसीजन मेकिंग। अब स्टेट अगर चाहे ना कि हम खुद से सारे डिसीजन लेंगे, नहीं ले सकते, है ना। अगला है वीकनिंग ऑफ बॉर्डर्स। ग्लोबलाइजेशन के चलते जो मूवमेंट है गुड्स का, मनी का, इंफॉर्मेशन का, वो बहुत ज्यादा इजी है, तो आप अपने बॉर्डर्स को स्ट्रिक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। बट सोवरेनिटी इज नॉट लॉस्ट कंप्लीटली, लेकिन स्टेट स्टिल कंट्रोल लॉ, ऑर्डर, डिफेंस, इंटरनल गवर्नेंस। अभी भी स्टेट के हाथ में लॉ है, ऑर्डर है, डिफेंस है, इंटरनल गवर्नेंस है और पॉलिसी वगैरह सब कुछ है। सो डेफिनेटली ग्लोबलाइजेशन चेंजेस ला सकता है, लेकिन इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 है एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन ऑन नेशन। ये जो रीजनल ग्रुपिंग्स होती है ना एक नेशन के ऊपर, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है।
पहला है मोर ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जो कंट्रीज हैं इन अ रीजन ट्रेड, अब क्या होता है कि कंट्रीज ऐसे जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुपिंग करती हैं ना, उसमें ये इनका फोकस होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो टैरिफ वगैरह है उसको हटा दें और स्मूथली जो आपका ट्रेड है वो रन कर सके, ठीक है। सो फर्स्ट है मोर ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कंट्रीज इन अ रीजन ट्रेड मोर इजीली विद ईच अदर, दिस इंक्रीज बिजनेस जॉब एंड इनकम। सेकेंड है रिड्यूस बैरियर्स, यानी कि जो रीजनल ग्रुप्स हैं वो टैरिफ्स को रिड्यूस कर देते हैं, जिससे कि जो गुड्स का मूवमेंट है दैट विल more easier and this helps nations access cheaper product in larger market। जब आपके पास ऑप्शन ज्यादा होंगे, चॉइस ज्यादा होंगी, प्रोडक्ट ज्यादा होंगे तो अफोर्डेबल भी होंगे और चीप भी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है शेयर्ड पॉलिटिकल कोऑपरेशन, यानी अभी जो नेशंस हैं, जो रीजनल इंटीग्रेशन है, रीजनल ग्रुपिंग्स हैं, अभी एक साथ मिलकर काम करते हैं कॉमन इश्यूज के ऊपर, जैसे कि सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, माइग्रेशन। दिस बिल्ड ट्रस्ट एंड स्टेबिलिटी, से ट्रस्ट और स्टेबिलिटी भी बनता है। अगर आपके जो आसपास की कंट्रीज हैं, आप उनके साथ मिलकर रीजनल ग्रुपिंग्स बनाते हैं, करते हैं और एक साथ मिलकर सिक्योरिटी, ट्रेड, एनवायरनमेंट, माइग्रेशन, इन सबके ऊपर काम करते हैं, तो आप सब पहले तो ग्रो होंगे। दूसरा, आपको इससे सिक्योरिटी थ्रेट, बॉर्डर टेंशन, ये सब नहीं होगा। तो जब आपको कोई बॉर्डर टेंशन नहीं है ना, आप अपने घर में, अपने देश में आराम से बैठ के बहुत सारी ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ अपना ध्यान दे सकते हो, है ना, और वहां पे इन्वेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्गर कलेक्टिव वॉइस। When countries unite, they gain more power in the world politics and they can negotiate better deals internationally। जब देश एक साथ इकट्ठे होते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, उनके पास ज्यादा पावर होती है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, एंड नाउ वो इंटरनेशनली जो डील्स हैं उनको भी अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ वीकर नेशंस, यानी कि जो पुअर मेंबर कंट्रीज हैं दे गेट सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी फ्रॉम स्ट्रॉन्गर वंस। अब ये रीजनल ग्रुपिंग के अंदर हर देश एक समान नहीं होगा, कुछ छोटे देश होंगे, कुछ बड़े देश होंगे और कुछ ऐसे नॉर्मल यानी मीडियम, है ना। तो यहाँ पे जो पुअर मेंबर कंट्रीज हैं वो सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी लेंगी, किससे, जो स्ट्रॉन्ग है उनसे। दिस हेल्प्स रिड्यूस रीजनल इनइक्वालिटी, जिससे कि जो रीजनल इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस होगी। नेक्स्ट है कल्चरल एक्सचेंज, यानी कि पीपल ट्रैवल, स्टडी एंड वर्क अक्रॉस कंट्रीज मोर इजीली। अब जो लोग हैं वो बहुत इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं अक्रॉस कंट्रीज, एंड दिस प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिटी। नेक्स्ट है पार्शियल लॉज ऑफ सॉवरेनिटी, यानी कि जो अब नेशंस हैं, अगेन देखो रीजनल ग्रुपिंग के अंदर क्या होगा, आपको सेट ऑफ रूल्स होंगे, क्योंकि भाई 5-6 देश, जैसे टीम वर्क होता है ना, टीम वर्क में कुछ ऐसे रूल्स बना दिए जाते हैं कि ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा। ऐसे ये टीम वर्क है जहाँ पे कुछ रूल्स हैं और आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो आप इतना इंडिपेंडेंट थे ना अपने डिसीजन मेकिंग को लेकर, कहीं ना कहीं वो लिमिट हो जाते हैं। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ इकोनॉमिक डिपेंडेंस, यानी कि अब जो स्मॉल नेशंस है वो काफी ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं बिगर और रिच रीजनल पार्टनर्स के ऊपर, यानी कि अगेन उस टीम के अंदर जो ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं और जो एवरेज है, तो जो एवरेज है वो डिपेंड रहेंगे कि छोड़ मेरे को क्या, ये लोग कुछ काम बोलेंगे तो आई विल डू, बाकी ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कर लेंगे, है ना, कुछ ऐसा। ये सिर्फ एक नॉर्मल एग्जाम्पल था, है ना, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, स्मॉलर नेशन भी करते हैं। नेक्स्ट है शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अब कंट्रीज क्या करेंगी, यहाँ पे कॉमन रोड्स बनाती हैं, रेलवे बनाती है, एनर्जी प्रोजेक्ट्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पे काम करते हैं, जिससे कि कनेक्टिविटी बढ़े, ट्रेड इंप्रूव हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़े, डेवलपमेंट हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इवैल्यूएट द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। शुरू करते हैं इसको एक कहानी की तरह, ठीक है। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो जो मैंने कहा था, शेयर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करना और लाइक और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं इसको कहानी की तरह। अर्ली कॉपरेशन, 20th सेंचुरी से पहले की बात हो रही है। जो कंट्रीज थी उन्होंने एक साथ मिलकर जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना शुरू करा, जैसे कि पोस्टल सर्विस, रिवर्स और ट्रेड, ठीक है। तो उस टाइम पे ना बहुत छोटी छोटी सी और टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन सी बनाई गई, जैसे कि इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ो, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद लीग ऑफ नेशंस बनाई जाती है 1919 में। द वर्ल्ड सो ह्यूज डिस्ट्रक्शन इन वर्ल्ड वॉर वन में हम बहुत तहस नहस देख चुके थे। कंट्रीज क्रिएटेड द लीग ऑफ नेशन, देशों ने मिलकर क्या करा, लीग ऑफ नेशन बनाया टू मेंटेन पीस, शांति स्थापित करने के लिए, एंड अवॉइड अनदर वॉर, और किसी वॉर को, जंग को अवॉइड करने के लिए। इट वॉज द फर्स्ट बिग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पीस, पहली बार शांति स्थापित करने के लिए इतनी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही थी।
बट इट फेल्ड बिकॉज बिग पावर्स डिड नॉट कॉपरेट प्रॉपरली। अब जो बिग पावर्स थे भाई, वो बिग पावर है, वो क्यों कॉपरेट करेंगे, तो इसलिए ये फेल हो गई। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद आ जाओ। अब यूनाइटेड नेशंस बनाया जाता है 1945 में। सो वर्ल्ड वॉर सेकेंड कॉज इवन मोर डिस्ट्रक्शन, अब और ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया। कंट्रीज को रियलाइज हुआ दैट देयर इज अ नीड फॉर अ स्ट्रॉन्गर ग्लोबल बॉडी, जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल बॉडी बनाने की। उसके बाद क्या होता है, द यूएन यूनाइटेड नेशंस वाज फॉर्म इन 1945 को यूएन बनाया जाता है। यूएन का गोल होता है शांति स्थापित करना, पीस डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, कॉपरेशन, एंड यूएन बिकेम द सेंटर ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन, और फिर ये सेंटर बन जाता है इंटरनेशनल कॉपरेशन का। ठीक है, नेक्स्ट है राइज ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसी। अब क्या होता है, अभी देखा जाता है कि पीस डेवलपमेंट ह्यूमन राइट कॉपरेशन तो सही है, सब काम यूएन कर रहा है, बट जरूरत है कि हर एक चीज के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट बनाने की, है ना, कंट्रोलिंग अथॉरिटी रखने की। सो इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी, सो बहुत सारी एजेंसीज बनाई गई, जैसे हेल्थ के लिए WHO, एजुकेशन कल्चर के लिए यूनेस्को, और फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए FAO। उनका रोल क्या था, हेल्प करना कंट्रीज को, जिससे कि वो ग्लोबल प्रॉब्लम्स को मिलकर सॉल्व कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है कोल्ड वॉर पीरियड, यानी 1947 से 1991 का जो समय था। यहाँ पे जो वर्ल्ड है वो डिवाइड है इनटू 2 ब्लॉक्स, यानी USA वर्सेस USSR। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वर्क केयरफुली टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत केयरफुली काम करते हैं, इससे कि वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सके। पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया जाता है अब डेवलपमेंट की तरफ, पीस कीपिंग की तरफ, और टेंशंस को मैनेज करने की तरफ, क्योंकि काफी उस टाइम पे मैसी हो गई थी ना चीजें। नेक्स्ट है पोस्ट कोल्ड वॉर 1991 के बाद अब ज्यादा कॉपरेशन बढ़ गया कंट्रीज के बीच में, अब फोकस किया जा रहा था ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंट, टेररिज्म, ग्लोबलाइजेशन। तो अब नई नई डिमांड जुड़ गई, तो नई नई ऑर्गेनाइजेशन बन गई, जैसे कि ट्रेड के लिए WTO, रीजनल इंटीग्रेशन के लिए यूरोपियन यूनियन, और रीजनल कोऑपरेशन के लिए ASEAN और SAARC। ठीक है, अब क्या होता है 21st सेंचुरी, यानी कि नए चैलेंजेस, यानी कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं अब उनके सामने कुछ नई दिक्कतें आ गई, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल हेल्थ इशू जैसे कि पेंडेमिक्स, जैसे कि कोविड, cyber security, migration, poverty and inequality. So they encourage countries to work together more than ever. तो अब इन चीजों के चलते और ज्यादा जो कंट्रीज हैं वो आपस में कोऑपरेट करने लगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, MNC ऑन डेवलपिंग नेशन। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आई गेस MPS 002 में हम ये पढ़ चुके हैं, हाँ, कि जो MNCs हैं डेवलपिंग नेशंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट है उनका। देखो, फर्स्ट है मोर जॉब्स। MNC क्रिएट मेनी जॉब फॉर लोकल पीपल। जो MNCs हैं वो भारत में अगर आ रही हैं तो वो लोकल लोगों के लिए जॉब लेकर आ रही हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, बेरोजगारी कम हो रही है, लोगों को अच्छी खासी नौकरी मिल रही है और पैसा ऐसे मिल रहा है, यानी कि इनकम इंक्रीज हो रही है, राइट। न्यू टेक्नोलॉजी, तो ऑब्वियस ही बात है MNC आ रही है, यानी कि इट ब्रिंग्स मॉडर्न मशीन स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी, एंड दिस हेल्प लोकल इंडस्ट्री इम्प्रूव देयर क्वालिटी। जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं वो भी उनसे नई नई चीजें सीख रहे हैं, अच्छा इनका ऐसे होता है, चलो हम भी इसको इस्तेमाल करेंगे, है ना, क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है मोर इन्वेस्टमेंट। जो MNCs हैं वो फॉरेन मनी लेके आ रही है, FDI लेके आ रही है इनटू द कंट्री, एंड दिस हेल्प्स बिल्ड फैक्ट्री, रोड एंड सर्विस, जिससे कि क्या हो रहा है, फैक्ट्रीज, रोड्स और सर्विसेज ये लोग बिल्ड कर पा रहे हैं। ठीक है, बेटर प्रोडक्ट्स, यानी जो MNCs हैं वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर रही हैं गुड्स को, सो प्रोडक्ट्स में बिकम चीपर एंड बेटर। सो इसलिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी, देखो जब आपके पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है उनका नंबर बढ़ जाता है ना, तो बहुत ज्यादा चॉइस बढ़ जाती है, ऑप्शन बढ़ जाता है, तो चीजें ऑटोमेटिकली चीप हो जाती है ना। अगला है स्किल डेवलपमेंट। चीप का मतलब ये नहीं था कि बेकार ही वो हो जाती है, मतलब अफोर्डेबल हो जाती हैं, बहुत सारी चॉइस और ऑप्शन मिल जाते हैं ना आपको, तो आप बेटर चीज भी ले सकते हो कम दाम पे। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट, यानी कि वर्कर्स गेट ट्रेनिंग एंड लर्न न्यू मैनेजमेंट टेक्निकल स्किल्स। जो वर्कर्स हैं उनको नई नई ऐसे ट्रेनिंग और नॉलेज स्किल्स ये सब मिलते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स मिलती हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, यानी कि जो बहुत सारे MNCs हैं दे एक्सपोर्ट गुड फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, इंप्रूविंग फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अब तक तो अच्छी चीजें पढ़ ली MNC की। नेगेटिव है पहला तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, यानी कि जो MNC है वो काफी लो वेजेस पे करते हैं बहुत सारे वर्कर्स को, बहुत सारे लॉन्ग आवर्स तक काम करना पड़ता है, लेबर राइट्स को टोटली इग्नोर करते हैं ये, है ना। मैंने देखा है कि जो MNC में जो भी लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं मेरे जान पहचान में, वो छुट्टी के टाइम भी घर पे भी ऐसे लैपटॉप ही लेके बैठे रहते हैं पूरा टाइम स्क्रीन के आगे, है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मजदूरी सी हो रही है
है ना। नेक्स्ट है प्रॉफिट गोज बैक टू होम कंट्री, यानी कि जो मोस्ट प्रॉफिट होता है ना, ये जो एमएनसीज हैं वो अपनी होम कंट्री में भेज देती हैं, जिसकी वजह से वो जो होस्ट कंट्री होती है जहाँ पे इन्होंने सेटअप किया हुआ है अपना ये पूरा सेटअप, सो डेवलपिंग कंट्री को काफी लिमिटेड लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल पाता है ना। वीक लोकल इंडस्ट्रीज, लोकल कंपनीज जो है फिर वो बिग एमएनसीज के साथ compete नहीं कर पाती, जिससे कि स्मॉल बिजनेसेस क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। कुछ ऐसे, आपके पास कोई किराने की दुकान थी तो अंकल बहुत मजे में हाई प्राइसेस में आपको चीजें बेच रहे थे, बट अब वहीं पे एक सुपर मॉल खुल गया है जो कि उस पे बहुत ही ज्यादा जो वैरायटी है वो अवेलेबल है और काफी चीप प्राइस पे है, काफी अफोर्डेबल है, तो अंकल चलो क्यों ही कुछ खरीदेंगे अब, है ना। नेक्स्ट है रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन। तो जो एमएनसीज होती है वो नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल मिनरल्स, लैंड, वाटर, इनको ओवर यूज करती हैं और वो एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाती हैं। और मुझे पता नहीं पर्सनली क्यों ऐसा लगता है कि जानबूझ के ऐसी जगह ही क्यों चुनते हैं ये जहाँ पे बहुत सारे पेड़ों की कटाई होनी होती है ना। नेक्स्ट है कल्चरल इन्फ्लुएंस, यानी कि जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल है, फूड है, कल्चर है, वो एमएनसीज के साथ हमारे देश में आता है और लोकल ट्रेडिशन और कल्चर और ज्यादा वीक पड़ जाते हैं। ठीक है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यानी कि जो बिग एमएनसीज हैं कभी कभी ये गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस करती हैं, क्योंकि जब ये आती हैं तो स्टेट का पूरा कंट्रोल इनके ऊपर नहीं होता है, दोनों को कोऑपरेट करना पड़ता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल डैमेज, अगेन जो फैक्ट्रीज हैं उनकी वजह से पोल्यूशन होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, बहुत सारे पेड़ों की कटाई होती है, वेस्ट प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10, एनालाइज कॉलोनियलिज्म एंड एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स इन अफ्रीका। हम इसको भी जल्दी से आसान भाषा में कहानी की स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर आप मुझे बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। व्हाट इज कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका, ठीक है। व्हाट इज कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका, ठीक है। ये कह रहे हैं कि कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है, या कॉलोनियलिज्म का यहाँ मतलब है कि जो यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने अफ्रीकन लैंड को, अफ्रीका के लोगों को, उसके रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में ले लिया। मेजर कॉलोनाइजर्स कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली, स्पेन। इन लोगों ने अफ्रीका में जाके उनकी लैंड के ऊपर कब्जा कर लिया, उनके रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा कर लिया, उनके लोगों के ऊपर भी अपनी धाक जमानी शुरू कर दी। ठीक है, अफ्रीका को इन्होंने बांट दिया बिना अफ्रीकन से पूछे। कब? 1884 से 1885 के बीच। कब? बर्लिन कॉन्फ्रेंस के अंदर। किसने बांटा? यूरोपियंस को बांटा। किसको बांटा? अफ्रीकन को बांटा। ठीक है। Why Europeans colonized Africa? क्यों उन्होंने अफ्रीका को कॉलोनाइज किया? टू टेक रॉ मटेरियल जैसे कि गोल्ड, डायमंड, रबर, ऑयल, इन सब पे कब्जा करने के लिए। टू गेट चीप लेबर, सस्ते लेबर के लिए। टू क्रिएट न्यू मार्केट फॉर देयर गुड्स, अपनी मार्केट के लिए नए गुड्स के लिए। एंड टू गेन मोर पावर एंड टेरिटरी, और पावर और टेरिटरी हासिल करने के लिए। पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा? देखो, ये कह रहे हैं जो ट्रेडिशनल अफ्रीकन किंगडम्स थे उनको तो इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, और इन यूरोपियंस ने आर्टिफिशियल बॉर्डर्स बना दिए, लोगों के बीच में लड़ाइयाँ करा दी। सिमिलरली जो इंडिया में हुआ था, जैसे कि इनकी डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी थी, जैसे उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास को बांट दिया वर्ण सिस्टम के हिसाब से। पहले से नो डाउट चीजें चलती आ रही थी, बट जितना इन्होंने बांटा इतना तो नहीं था। हिंदू मुस्लिम को आपस में बांट दिया, सिख और हिंदू को बांट दिया, तो ये सारी चीजें हुई। ठीक है। अगला है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। सो अफ्रीकन रिसोर्सेज वर टेकन टू यूरोप। अफ्रीकन जो रिसोर्सेज थे वो यूरोप ने ले लिए थे। कैश क्रॉप्स को रिप्लेस कर दिया गया फूड क्रॉप से, फूड शॉर्टेज की वजह से, एंड लिटिल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हुआ। सोशल कल्चरल क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो जो अफ्रीकन कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन है उन सब को दबा दिया गया, सप्रेस कर दिया गया। यूरोपियंस ने अपनी एजुकेशन, अपना रिलीजन, अपना कल्चर, अपने लाइफस्टाइल को फैलाना शुरू कर दिया, और फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती लोगों से काम करवाया गया, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया गया, है ना, वो गोरे काले का भेद। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल स्टार्टेड, क्यों शुरू हुआ? भाई अब अफ्रीकन को समझ आ गया था अब हमें आजादी चाहिए, है ना। दे वांट फ्रीडम, दे वांट डिग्निटी। सो उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज उठाई, रेसिज्म के खिलाफ आवाज उठाई, फोर्स्ड लेबर के खिलाफ आवाज उठाई, एंड राइजिंग अफ्रीकन लीडर्स डिमांडेड इंडिपेंडेंस, आजादी की डिमांड उठाई। फॉर्म्स ऑफ एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, कैसे कैसे कौन कौन से एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल हुए? पहला, अर्ली रेजिस्टेंस, लेट 1890s में लोकल किंग्स और ट्राइब्स ने कॉलोनाइजर्स के खिलाफ यहाँ पे लड़ाई लड़ी थी। एग्जाम्पल है साउथ अफ्रीका, तंजानिया, घना का। जूलू रेजिस्टेंस, माजी माजी रिवॉल्ट और अशांति रेजिस्टेंस। ठीक है। फिर नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ 1930 से 50 में, जहाँ पे जो मॉडर्न एजुकेटेड अफ्रीकन्स थे उन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, प्रोटेस्ट करे, स्ट्राइक करी, कैंपेन वगैरह ये सब किया। इंपॉर्टेंट लीडर्स थे घना, तंजानिया, केन्या, साउथ अफ्रीका के क्वेम नक्रूमा,
जूलियस, शायद मैंने ये सही प्रोनाउंस किया है, जूलियस, और जोमो और नेल्सन मंडेला। ठीक है, फिर आर्म स्ट्रगल होता है उसके बाद 1950 से 80 में, जो यहाँ पे अब कुछ कंट्रीज हैं, दे हैड वायलेंट लिबरेशन वॉर्स, जैसे कि अल्जीरिया वर्सेस फ्रांस एंड एंगोला वर्सेस मोजाम्बिक, पोर्तुगाल एंड केनिया, माओ रेबेलियन अगेंस्ट ब्रिटेन। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस फॉर अफ्रीकन नेशंस, इंडिपेंडेंस ऑफ अफ्रीकन नेशंस, यानी कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो यूरोपियन पावर्स थे वो काफ़ी वीक हो गए और जो अफ्रीकन नेशनलिस्ट मूवमेंट थे वो काफ़ी मजबूत हो गए। मोस्ट अफ्रीकन कंट्रीज बिकम इंडिपेंडेंट और बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज आज़ाद हो गई बिटवीन 1957 टू 1975। चैलेंजेस आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब लेकिन आज़ादी के बाद चैलेंजेस खत्म नहीं हुए थे क्योंकि आर्टिफिशियल बॉर्डर्स बनाए थे जिसकी वजह से एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स थे। वीक इकोनॉमी पड़ गई थी जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स पे वो डिपेंड थे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि अब हर किसी को ही पावर में रहना है और मिलिट्री रूल कंट्री में बहुत सारी जगह पे था, तो इसीलिए कहीं ना कहीं चैलेंजेस तभी भी थे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपने पूरी देखी है, और इससे ज़्यादा अगर आपको बेनिफिट्स चाहिए इस वीडियो के चैनल के तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, जो कि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी की हुई है। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बी स्टडी ऑटिक।